हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए कि कोलार की खान कहाँ स्थित है और वह किस लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान कहाँ स्थित है और वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार की खान दोस्त कर्नाटक में स्थित है और वह सोने के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यानी सोने की खान है। कोलार की खान किस चीज का खान है, सोने की खान है। चलिए दोस्त क्विज का आगाज करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, क्विज का अभी स्टार्ट करना है ना दत्तू बाबू। चलिए, जैसा कि हमारे पास दो टीम है, टीम ए और टीम बी। और टीम ए और टीम बी में जो होमवर्क हम लोग देते हैं उसको आज सुनते हैं। चलिए आइए तो बाबू बताइए। पाक स्ट्रेट टीम ए से स्टार्ट हो रहा है दोस्त, ठीक है। बताइए पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बैजनाथ। कौन थे? बैजनाथ थे। बहुत बढ़िया आंसर। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? यानी शेरपा फुदोर जी। बहुत बढ़िया। कब चढ़े थे? तो 9 मई 1984 को। यानी 9 मई 1984 को यानी बिना ऑक्सीजन के शेरपा फुदोर जी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे। पुरुष है, कोई दिक्कत है? भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। यानी भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था बाबू? फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। ह्वेनसांग के शासनकाल में हर्षवर्धन आया था। ठीक, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो अब बताइए फाहियान भारत में चीन का जो यात्री था वह किसके शासनकाल में आया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करें। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस। ठीक, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। हाँ, ड्वाइट डेविड आइजनहावर। यानी भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर है। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मिलोन। यानी हेराल्ड एमसी मिलोन। बहुत बढ़िया। बताइए भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री? निकोलाई ए बुल्गारिन। बहुत बढ़िया आंसर। बताइए भारत प्रथम भारतीय पायलट कौन है? प्रथम भारतीय पायलट कौन है? जे.आर.डी. टाटा। बहुत बढ़िया। प्रथम भारतीय पायलट कौन है बाबू? तो जे.आर.डी. टाटा। और कब बने थे? 1951 में। बहुत सुंदर। ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में, यानी ओलंपिक में व्यक्तिक स्पर्धा में, ठीक है, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में जीते थे। ठीक, बताइए ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी ने ही, ठीक है, क्या लिखे थे बाबू? तो पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1867 ईस्वी में, कब? 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा ही किया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि भारत के पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है बाबू? तो कुल आय, कुल आय बटा में कुल जनसंख्या। यानी भारत के अगर प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा? तो भारत के कुल आय यानी राष्ट्रीय आय बाटा में कुल प्रति व्यक्ति, सॉरी, कुल जनसंख्या, भारत की जितना जनसंख्या है उससे भाग करेंगे तो मेरा प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ठीक है, आइए ब्रिटिश संसद का ये तो हो गया। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स एहिकी। यानी भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स एहिकी। जेम्स एहिकी ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। कौन? बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स एहिकी, यानी जेम्स ऑगस्टस हिकी। कोई दिक्कत है? इसने वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में यह पत्रिका जारी किया। कोई दिक्कत? अब देखिए
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। उसी एक्ट के द्वारा रातों रात, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका जो कि शिशिर कुमार घोष द्वारा लिखा गया था, उसको रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसफर किया गया, यानी ट्रांसलेट किया गया, बदला गया। बात समझ में आया क्या? ठीक। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1878 ईस्वी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करो अधिनियम भी कहते हैं, या देसी भाषा अधिनियम भी कहा जाता है। देसी भाषा अधिनियम भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? देसी भाषा अधिनियम भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है बाबू। अब देखो, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स अगस्टस हिकी था, यानी प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, पूछेगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने। यानी अगर पूछे कि पुर्तगालियों ने, तो ये भी सही होगा। यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक गुटेनबर्ग को कहा जाता है। अगर गुटेनबर्ग ऑप्शन में ना हो तो पुर्तगालियों को कहा जाता है, क्योंकि गुटेनबर्ग पुर्तगाल का ही रहने वाला, पुर्तगाली ही था। समझ में आ रहा है ना? पुर्तगाल का ही रहने वाला था, तो उसने ही सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। समझ में आ गया ना? तो इसलिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस के जनक किसे कहते हैं? पुर्तगालियों को। खैनी तंबाकू का भारत में खेती करना किसने प्रारंभ किया? पुर्तगालियों ने। ठीक। आइए बताइए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हाँ जी, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, यानी कांस्य पदक जीते थे 1983 में। 1983 में कांस्य पदक जीते थे। बताइए, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? अप्सरा। कौन है? अप्सरा है। बहुत सुंदर। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी तो INS चक्र है। INS खुद ही कहते हैं। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप। INS के फुल फॉर्म मालूम चला? इंडियन नेवल शिप। ठीक है। तो अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो अप्सरा होगा। अब भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कहेगा तो INS चक्र। INS चक्र परमाणु पनडुब्बी है। ठीक। अच्छा, भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। INS कावेरी। ठीक है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। बहुत सुंदर जवाब आ रहा है दोनों तरफ से। अब भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल बताइए। अग्नि। मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। ठीक। अच्छा, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन? पृथ्वी। बताइए, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तारापुर। तारापुर कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय? आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय। ठीक है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस शहर में हुआ था? भारत के किस शहर में? दिल्ली में। ठीक, 1951 में। बहुत बढ़िया। सुनिए, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कहेगा तो कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किए थे। ठीक है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किए थे, लेकिन उसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। समझ में आ रहा है ना? आइए, भारत का प्रथम ही तो हो गया। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र किधर है? नई दिल्ली। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब से शुरू हुआ? 15 अगस्त 1982 से रंगीन प्रदर्शन शुरू हुआ। रंगीन प्रदर्शन शुरू हुआ। अच्छा जी, प्रथम मुख्य फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। यानी पूछेगा कि भारत का प्रथम मुख्य फिल्म, यानी बोल आवाज नहीं आता था उससे, तो राजा हरिश्चंद्र। अच्छा जी, बताइए, प्रथम बोलती फिल्म?
आलम आरा। हाँ, यानी प्रथम बोलती फिल्म कहेगा तो आलम आरा था। इसका आर्देसर यानी निर्देशा डायरेक्टर की बात करा जाए तो यह ईरानी थे और यह फिल्म 1931 में प्रकाशित हुआ था। अगर सर प्रथम फिल्म की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म, प्रथम मुख्य फिल्म की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र उसके दादा साहब फाल्के के निर्देशन में डायरेक्शन में बना था 1912 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है? झांसी की रानी। अब भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर, सॉरी माय डियर कुट्टी, माय डियर कुट्टी चैतन। ठीक है, माय डियर कुट्टी चैतन भारत की प्रथम 3D फिल्म है। ठीक। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984 में। बताइए प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। बहुत बढ़िया आंसर। बताइए भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण बैंक नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई थी? केरल में, इदुक्की केरल में। भारत में बताइए, अब भारत में सर्वाधिक बड़ा और लंबा एवं ऊंचा में थोड़ा सा है, इसमें बताइएगा। सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु कहाँ है बाबू? तो यह अरुणाचल प्रदेश और किसको कनेक्ट करता है? आसाम को। ठीक है, यह किस नदी पर है बाबू? लोहित नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसे बोगीबिल पुल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? भूपेन हजारिका पुल को, कोई दिक्कत सेतु को। ठीक है, या ढोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है। ढोला से सदिया तक बोला जाता है। ठीक है, यानी ढोला से सदिया तक जाता है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला बिहार में। और सोनपुर के मेला को दोस्त हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर के मेला को हरिहर क्षेत्र के मेला के भी नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था। अगर कहेगा कि निर्माण पूर्णतः किसने करवाया था तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। यह 5वां मंजिल के निर्माण करवाया था। अब 5वां जो मंजिल था ना वह बिजली गिरने से क्या हो गया था? ध्वस्त हो गया था। सबसे बड़ी झील वुलर झील। सबसे बड़ी झील वुलर झील। बहुत सुंदर। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, कल का मेरा होमवर्क रहेगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा, लंबा और बड़ा है, इसका एक साइड जो सब्जेक्टिव लूसेंट में दिया है ना, यानी 55 तक, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन तक आपको याद करके आना है। यानी पूरा कहिए इसको खत्म करके। पेज नंबर 290 है, यानी नया जो लूसेंट खरीदे होंगे उसमें पेज नंबर 290 है। उसका लेफ्ट साइड वाला टोटल याद करके आना है। पुराना वाला में बाबू 290 है। ठीक है, और नया वाला में आप लोग देख लेना अपने से, आप लोग खुद समझदार हैं कि भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, इसका टोटल कल पूछा जाएगा। एक बार जोरदार ताली, दोनों टीम बराबर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए दोस्त, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान क्या होता है? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा सर, अगर पूछेगा कि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रोमर और कौन सा? केल्विन, इस चारों पैमाना को ध्यान से सुनिएगा। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। R/4 ये हम बता दिए रिलेशन। इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार मेरी आवाज़ को रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये होता है रिलेशन। अगर आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में पूछ दे या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में पूछ दे तो आप इस रिलेशन से निकाल सकती हैं। कोई दिक्कत है? आइए, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब एक घंटा जलते हैं प्रतिदिन, तो बताइए कि विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट होगा। कैसे होगा? तो देखिए, जितना वाट गुणे घंटा गुणे और जितना बल्ब जले, ठीक है, ये सब ऊपर में अब बाटा में 1000 से भाग दिया जाता है। 1000 से भाग दिया जाता है उसको यूनिट में चेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? यानी जितना आपका दे,
जैसे मान लीजिए 1000 वाट का कोई बल्ब है, 10 बल्ब जल रहा है 1 घंटा प्रतिदिन, तो 10 दिन में वो कितना जलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए चुपचाप, सबको क्या करना है और उसमें सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका यूनिट का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक्सरे का शोधक कौन है बाबू? तो एक्सरे का शोधक कहने का मतलब है कि खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। अच्छा सर, एक्सरे क्या करता है? तो एक्सरे हमारी टूटी फूटी हड्डियों को क्या करता है कि पता लगाता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक्सरे के दौरान कौन सी किरणें निकलती हैं? तो एक्स किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें? एक्स किरणें निकलती हैं। ठीक है, चलिए, एक्स किरणें पार नहीं करता है, तो मानव अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं करता है, यानी मानव के जो हड्डी होता है ना उसको एक्स किरणें पार नहीं करता है। अगर जहां पर पार कर गया समझो कि वहीं पर क्या है, टूटा हुआ है। समझ में आ रहा है ना कि जहां पर हड्डी ब्रेक रहेगा, टूटा हुआ रहेगा, वहां एक्स किरणें इजिली पास कर जाएगी, तब समझ जाओ कि वहां पर क्या है, फॉल्ट है। क्रिक या क्रिक करेगा तो कुछ फट जाएगा, तब ऐसे पता चलता है एक्सरे में। तो एक्सरे किसको पार नहीं कर सकते? तो मानव मस्तिष्क को, यानी मनुष्य के हड्डी को पार नहीं कर सकती है। प्रत्येक फोटोन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है? तो कितना होता है बाबू? इसको क्या कहेंगे? प्रत्येक फोटोन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है? तो इसको न्यून कहेंगे। क्या कहेंगे? एन के बराबर होता है। कोई दिक्कत है? ऐसा लिखिए थे ना दोस्त कि एन दिया जाए, जैसे न्यू, इसको क्या कहते हैं? न्यू। जैसे म्यू होता है ना, उसको पलट दीजिए, न्यू हो जाता है। तो प्रत्येक फोटोन के साथ संबंध ऊर्जा कितना होता है? तो 1 न्यू के बराबर होता है। परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो ऑटो हन ने। परमाणु बम का खोज किसने किया था बाबू? ऑटो हन ने। ऑटो हन ने। पानी का वाष्पोत्सर्जन ऊष्मा शोषी परिवर्तन है, यानी पानी का वाष्पोत्सर्जन जो है ना ऊष्मा शोषी परिवर्तन है। अब पानी का सर वाष्पोत्सर्जन करने का मतलब है कि पानी अगर अपने सतह से उत्सर्जित होगा तो क्या है? ऊष्मा शोषी परिवर्तन है। काहे कि अगर उत्सर्जित होगा तो ठंडा होगा, तो ऊष्मा यानी ले रहा है, यानी ऊष्मा शोषी करने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है? ऊष्मा छेपी कहलाएगा कि ऊष्मा शोषी? तो वो ऊष्मा शोषी परिवर्तन है। ऊष्मा शोषी परिवर्तन है, खुद ही कहता। और ऊष्मा छेपी जिससे ऊष्मा बाहर निकलता है, जिससे ऊष्मा बाहर निकलता है। तो पानी का वाष्पोत्सर्जन जो है ना, यह ऊष्मा शोषी परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू? ऊष्मा शोषी परिवर्तन का उदाहरण है। याद रखना, गलती हो जाएगा इसको। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिससे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। अब देखना, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है, अगर दोनों को मिलाओगी तो सेम टेम्परेचर हो जा रहा है, तो इस पर कोई भी बर्फ नहीं पिघलेगा। खुद ही कहते, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। यानी दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। खुद ही कहते, या अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। खुद ही कहते, अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर भी बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। बॉयल के नियम का सूत्र है बाबू, तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। यानी कहने का मतलब है कि भी जो होता है आयतन, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आयतन जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? तब दाब के। यानी आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी भी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। खुद ही कहते, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण, सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एक अगर पूछेगा कि कृष्णिका उत्सर्जित करता है तो सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। आइए, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? इसका कारण परिवर्तन है। इसका कारण क्या है बाबू? परावर्तन है। सॉरी, इसका कारण क्या है? परावर्तन है। यानी सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखता है। इसका कारण है कि परावर्तन, यानी जो बालू भीग जाता है ना तो उससे कंप्लीट परावर्तन नहीं हो पाता है, उससे कंप्लीट परावर्तन नहीं हो पाता है। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है। यानी किसी स्वच्छ जल जो है ना बाबू,
उसके तालाब की आभासी गहराई उसके वास्तविक गहराई से कम दिखते हैं। देखना, सतह से पानी उठा हुआ प्रतीत होता है। कई बार पूछा है कि बाल्टी में रखा हुआ पानी अपने सतह से थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है। तड़ित की चमक, ठीक है। चलिए दोस्त, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पहले सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए क्या होता है बाबू, प्रकाश पहले चमक का जाएगा और तब गरजता है बाद में, कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। बहुत बढ़िया। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण का मान कितना होगा बाबू? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। यानी एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित किरण का मान कितना होगा बाबू? 0 डिग्री। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो M1 गुणे M2 क्या होगा? M1 गुणे M2। ठीक। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से, यानी किस रोग से वह ग्रसित है? दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो मायोपिया से। किससे? मायोपिया से। अब मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि यानी कहने का मतलब है बाबू कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की ही वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर की इसमें दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट के दिखाई देती है लेकिन दूर की, सॉरी, नजरिए के ना दोस्त है। यानी कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में दोस्त निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई दे, सॉरी, बार बार वहीं पर दिमाग चल जा रहा है। ठीक है। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है। यही दूर दृष्टि में बात करें तो दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। समझ में आ गया ना? अच्छा जी, अब देखिए, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है बाबू? तो अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से। ज्यादा दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस से। अबिंदुकता को देखिए, ज्यादा दृष्टि दोष को बाइफोकल से, अबिंदुकता को किसे? तो बेलनाकार लेंस से। किसे? बेलनाकार लेंस से। कोई दिक्कत है? बेलनाकार लेंस माने बेलना ना पहन लीजिएगा। ठीक है। बेलनाकार लेंस होता है, उसका उपयोग अबिंदुकता दोष से ग्रसित व्यक्ति करता है। ठीक है। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष है? तो उसे हाइपर मायोपिया है। उसे क्या है बाबू? हाइपर मायोपिया है। हाइपर मायोपिया कहने का मतलब समझ रही हो? उसे दूरदृष्टि दोष। यानी जो व्यक्ति 75 सेंटीमीटर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने पर, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु दिखाई क्या करेगा? देगा। यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई। तो 75 सेंटीमीटर कह रहा है कि एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष है? तो दूर दृष्टि दोष। कौन सा? यानी उसको कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। यानी उसके नजदीक की ही वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर एसीटेट का। दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर एसीटेट का। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितने का बनेगा बाबू? तो 60 डिग्री। क्योंकि समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसमें? समतल दर्पण में। हाँ, ठीक है। यानी 60 डिग्री आपतित कोण है तो परावर्तित किरण क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। करे कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तो वेग द्वारा। यानी प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो उसके वेग द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा बाबू? तो उसके वेग द्वारा नहीं, उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। यानी प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी को आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला।
ये यदि वायुमंडल नहीं हो बाबू तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बाबू? तो एक्टियोमीटर का। एक्टियोमीटर का, यानी सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्टियोमीटर का। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। किसने? रोमर ने। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था बाबू? रोमर ने। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरा जो होता है ना, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो अभिसारी लेंस, यानी अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य के सभी किरणों को एक बिंदु पर लाकर मिलाती हैं। ठीक है, जब सूर्य की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी बिंदु। उस बिंदु को अभिसारी बिंदु कहते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है ना, वह क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। अवतल लेंस कहेगा तो वह अपसारी लेंस होगा। कहीं कि यहाँ से क्या होता है ना कि सूर्य की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। कहाँ से? अवतल लेंस से। आइए, कह रहा है कि ध्वनि कैसी तरंगे है बाबू? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंगे है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे भी है। क्या है? यांत्रिक तरंगे भी है। ठीक है। जब हम तालाब में किसी पत्थर को मारते हैं, जब तालाब में हम पत्थर को मारते हैं तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? वहाँ अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है। देखिए, ध्वनि तरंगे जो है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं? इसका हम ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं, यानी ध्वनि तरंगों को हम पोलराइज्ड नहीं कर सकते हैं, यानी ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रकाश की तरंगों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, और क्या सर? ध्यान से सुनिएगा। निम्न माध्यम में से ध्वनि का वेग सबसे अधिक, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में, यानी ध्वनि का वेग गैस में सबसे कम होता है। अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज को अच्छी तरीके से समझने के लिए दो व्यक्तियों के बीच की दूरी, स्पष्ट दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर। ठीक। कोई दिक्कत है? पेड़ पौधा के जो पत्ता सरसराता है ना बाबू, तो पत्ता जब सरसराता है, एक दूसरे में पत्ता टकराता है तो कितना डेसिमल का वो रिलीज करता है? 20 डेसिबल का। कितना? कहीं कहीं आपको 15 से 20 भी देखने को मिल जाएगा। उससे आप घबराइएगा नहीं कि 15 से 20 डेसिमल तक वो क्या करता है? अपना ध्वनि उत्पन्न करता है। मनुष्य के लिए ऑडिबल ध्वनि की बात करें कि कितना तक होता है डेसिबल तक, तो 80 डेसिबल से नीचे तक आप सुन सकते हैं बहुत अच्छा से, कोई आपका हानिकारक नहीं होगा। लेकिन 80 डेसिबल से ऊपर सुनिएगा ना तो आपके लिए वह क्या है? हानिकारक है। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, देखिए, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किससे प्रयोग किया जाता है? तो संचार में। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो परिवर्तन के कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है बाबू? ध्वनि का वेग तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अब प्रकाश के रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा, उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में वह अधिकतम सीमा है जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो 95 डेसिबल, यानी 95 डेसिबल से हम अधिक ध्वनि सुन नहीं सकते हैं। मोटर वाहनों से पश्च दृश्य देखने के लिए, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। कौन सा? वही लड़का रटा रहता है 10th में। बताइए कि साइड मिरर के रूप में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। एक ओर बंद तथा दूसरी ओर खुली एक पाइप देगी तो सभी विषम हार्मोनिक्स, यानी एक ओर बंद तथा दूसरी ओर खुली एक पाइप क्या देगी बाबू, तो सभी विषम हार्मोनिक्स देगी, सभी विषम हार्मोनिक्स। अभी क्या होता है सर, तो यह ध्वनि से ही संबंधित है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग। इंद्रधनुष में किस रंग के विकिरण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है। लाल रंग का केवल तरंगदैर्घ्य, बाकी सब चीज कम, लाल रंग का केवल तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बाकी हर चीज कम। कोई दिक्कत है। बैगनी का विकिरण सबसे अधिक और विचलन भी सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का। कोई दिक्कत है। यानी कहिए रहे हैं कि खाली तरंगदैर्घ्य छोड़कर सब चीज में बैगनी आगे है। कोई दिक्कत है। पीली रोशनी में एक हरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, तो काली। यानी पीली अगर रोशनी है उसमें हरी वस्तु कैसी दिखाई देगी बाबू, काली। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है, तो सूक्ष्म तरंगों का। टीवी का जो रिमोट होता है ना उसमें कौन सी तरंगे होती हैं, सूक्ष्म तरंगे। वहीं क्या होता है कि रिमोट से कंट्रोल होता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ, फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है। इसका सोडियम थायोसल्फेट होता है ना, जिसको कि क्या हम कहते हैं, हाइपो। ठीक है। जिसका उपयोग फोटोग्राफी को साफ करने में किया जाता है। ठीक। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो, अच्छा देखिए आ गया ना। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। यानी जो हाइपो होता है ना बाबू, वह फोटोग्राफी में साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफ को साफ करने के लिए हाइपो का प्रयोग करते हैं। हाइपो कहें तो इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक। अच्छा सर, पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, ओजोन परत। यानी पराबैंगनी किरणें जब आती है ना, सूर्य से पराबैंगनी किरणें, उससे ओजोन परत क्या करता है, हमें रक्षा पहुंचाता है। कोई दिक्कत है। ओजोन परत को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर ये सब AC वगैरह से निकलता है, AC से निकलता है। ठीक है। अच्छा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो वह वर्ग सबसे कम विचलित होता है, तो लाल रंग। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। इको साउंडिंग, इको साउंडिंग क्या है कि साउंड हम बोले वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, परिवर्तित होकर पुनः आना। ठीक, पहाड़ वगैरह या शांत जगह पर बोलते हैं तो नहीं रिवर्स आता है आवाज, उसी को इको साउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इको साउंडिंग। तो इको साउंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सागर की गहराई को मापने के लिए, सागर की गहराई को मापने के लिए। विद्युत चुंबक के तरंगों में से कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा है, तो 3.66 गुणा 10 के पावर 3 मीटर सबसे लंबा है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार ही दोस्त है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है, तब बीटा किरणें। सबसे कम तरंग की लंबाई किसकी होती है, बीटा किरणें के। ठीक है। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वह कौन सी तरंगे, तो अनुदैर्घ्य तरंगे। बताए है ना कि अनुदैर्घ्य तरंगे का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, जबकि प्रकाश का ध्रुवीकरण हो सकता है। अब कौन बताएगा कि ध्रुवीकरण क्या होता है सर। ठीक है। देखो, ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि उसे अगर हम कंट्रोल करके और उसे किसी एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं। तो अगर मान लो इधर से लाइट आ रहा है, हम यहाँ पर आईना लगा दें तो आईना शीशा चमकावे लू, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। तो अगर ये दोस्त शीशा हो गया, अगर इस पर सनलाइट पड़ा तो हम जिसके छत पर चाहेंगे उसके छत पर भेज सकते हैं लाइट को, या जहाँ चाहे वहां पर हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि को रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी ध्वनि के ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है सर, तो ध्वनि जिस तरफ से जाती है वहीं तक सीमित रहेगी। अब उसको सोचेगा कि हम स्टोर करके किसी और डायरेक्शन में भेज दें तो वैसा संभव नहीं है। कोई दिक्कत है। चलिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण, तो डॉपलर प्रभाव के कारण। बताए है ना कि अगर हम एक स्टेशन पर हम लोग खड़े हैं, अब पास आ रही है कोई ट्रेन, तो जितना ही पास आएगी तो उसकी ध्वनि की आवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। आवृत्ति या तीक्ष्णता जो है उसकी बढ़ती जाती है, या हमसे दूर जाएगी तो उसके ध्वनि की आवृत्ति या तीक्ष्णता क्या हो जाएगा, घटती जाएगी। तो यह किस प्रभाव के कारण, तो डॉपलर प्रभाव के कारण।
बहुत बढ़िया। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है बाबू? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं 19 सेकंड भी देता है। ठीक है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनाने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? कैलिडोस्कोप। कौन है? कैलिडोस्कोप। यानी छोटे रंगीन टुकड़ों से बनाने वाले आश्चर्यजनक आकारों को दिखाने के लिए, आश्चर्यजनक कोई भी अगर छोटा आकार में है, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कैलिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए दोस्त, एचडीआर में बढ़ते हैं कि एचडीआर की अगर बात करें क्या स्पेशल ड्राइंग राइट, एचडीआर के फुल फॉर्म क्या होता है? यानी आईएमएफ के बाबू मुद्रा के क्या नाम है? एचडीआर। आईएमएफ के मुद्रा का क्या नाम है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके मुद्रा के नाम क्या है बाबू? आईएमएफ के मुद्रा के नाम एचडीआर है। एचडीआर के फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इसमें 5 प्रकार के मुद्राएं शामिल है। एचडीआर में कब प्रकार के मुद्राएं शामिल है? 5 प्रकार के। इसमें अमेरिका के डॉलर है, जापान की येन है, कोई दिक्कत है, ब्रिटेन के पाउंड है, ब्रिटेन के पाउंड है, और चीन के रेवेन्यू है, और कौन सा है बाबू? युवान है। कौन सा? चीन के युवान या रेवेन्यू वही है। यूरो है, यूरोपीय संघ के जो है ना मुद्रा क्या है? यूरो है। तो ये 5 मुद्रा, यूरो, येन, ठीक है, पाउंड, डॉलर, और कौन सा? रेवेन्यू। ठीक है, कौन सा? रेवेन्यू। 5 मुद्राएं शामिल है एचडीआर में। एचडीआर में कब ये मुद्राएं प्रचलित में आई थी? तो 1969 ईस्वी से। कब? एचडीआर जो चालू हुआ था ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? ठीक है दोस्त, यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए कल के लिए मेरा क्वेश्चन है कि बताइए कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के उपरांत हुआ था? यानी किस सम्मेलन के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का स्थापना हुआ था? कौन सा सम्मेलन था जिसके उपरांत ये दोनों का स्थापना हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का? बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्त। जितना है बिहार में एकदम भूचाल मचा दीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।